हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये फार्मासिस्ट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट जो है, ये पार्ट 4 है उसका। ठीक है, अभी तक उन्हें पार्ट 1, 2, 3 आ गए हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है फार्मासिस्ट या फिर यो उसका एग्ज़ाम, मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, FMPHW का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MMPHW का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जूनियर स्टाफ नर्स या इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सिमिलर रहता है। तो FMPHW के लिए भी 5 वीडियो आ चुकी हैं इससे पहले, आप जाके वहाँ देख सकते हो प्ले लिस्ट में। और स्टाफ नर्स के लिए भी 3 वीडियो आ चुकी हैं, 2 हम कोशिश करेंगे और आएँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उससे पहले कि हम शुरू करें क्वेश्चन को सॉल्व करना, डिस्कस करना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी कोई सजेशन है या वीडियो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो की कितनी ज़रूरत है, डिमांड कितनी है वीडियो की। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया अब फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये ऐसे हमारा 91st क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं स्केलेटल ट्रैक्शन इज हेल्पफुल इन, ठीक है, बोल रहे हैं ये स्केलेटल ट्रैक्शन है हेल्पफुल किस में है। ठीक है गाइज, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको स्केलेटल ट्रैक्शन का मतलब पता होगा ना तो आप आराम से ना इसमें MCQ को आंसर कर सकते हो। तो स्केलेटल ट्रैक्शन का मतलब होता है, स्केलेटल ट्रैक्शन होता है ट्रीटमेंट मेथड है जो स्केलेटल ट्रैक्शन है, एक ट्रीटमेंट मेथड है किसके लिए, ब्रोकन बोन्स के लिए। ठीक है, तो स्केलेटल ट्रैक्शन क्या है, एक ट्रीटमेंट मेथड किसके लिए, बोन जो ब्रोकन बोन्स होती हैं। तो बस अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे इसके। ए, प्रिवेंटिंग एंड करेक्टिंग जॉइंट डिफॉर्मिटी। बी, क्यूरिंग कंजेनिटल डिजीज ऑफ फुट। सी, क्यूरिंग पैरालिटिक डिजीज ऑफ फुट। डी, क्यूरिंग ट्रॉमेटिक डिजीज ऑफ फुट। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया कि स्केलेटल ट्रैक्शन क्या है, बोन्स की जो ब्रोकन बोन होती है उनको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे जॉइंट डिफॉर्मिटी है। ठीक है, ये भी बोन के रिलेटेड है, तो इसका ए आंसर होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं स्कैल्पल्स, ये इंस्ट्रूमेंट है, आर यूज्ड फॉर मेकिंग एन इंसीजन इंसीजन होता है कट। बोल रहे हैं इसकी स्कैल्पल्स किसके लिए यूज़ होते हैं, इंसीजन किस में देने के लिए। ए, द स्किन। बी, द स्कल। सी, द बोन। डी, द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो गाइज इसका आंसर होगा ए, द स्किन। स्किन में इंसीजन देने के लिए, कट देने के लिए हम स्कैल्पल को यूज़ करते हैं, नाइफ होता है एक शार्प नाइफ। ठीक है, अब आ गया हमारा 93, ये अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, पेपर में टेंशन नहीं लेनी है, आराम से कूल होकर आंसर करने हैं। ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, क्या करना उस वक्त पढ़ के थोड़ी होता है, और क्या पता सबको नहीं आता हो, इतने मुश्किल हो, उस वजह से आप सारे क्वेश्चन अपने दूसरे भी गलत कर दोगे। प्रेशर नहीं लेना, आप आराम से पेपर करना। ठीक है, यू आर हैविंग डिनर विद योर फैमिली, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन एंड लाटर। बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली का डिनर कर रहे हो और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत और हंसी मजाक हो रहा है। ठीक है, सडनली वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्टार्ट्स कफिंग, और सडनली क्या होता है, एक फैमिली मेम्बर आपका खांसी करना शुरू हो जाता है। गैगिंग और बीजिंग, गैगिंग हो गया मतलब उसको ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, बीजिंग साउंड निकलने लगती है, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब कुछ गले में फंस जाता है और साउंड निकलती है, मेन वही है कि गले में कुछ फंस जाता है। वट एक्शन शुड बी टेक, आपको क्या करना चाहिए। ए, मेक द कैजुअलिटी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर वेरी क्विकली, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, असिस्ट द कैजुअलिटी टू रिलैक्स एट कफ, मेक द कैजुअलिटी लाई डाउन विद हर और हीज लग्स रेज्ड। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको क्या करना है, असिस्ट करना उनको, और उनको रिलैक्स करने के लिए बोलना है, असिस्ट द कैजुअलिटी टू रिलैक्स एंड कफ, उनको रिलैक्स करने के लिए और खांसी करने के लिए, क्या पता गले में कुछ या सांस वाली नली में कुछ फंस गया हो। ठीक है, पानी नहीं देना, क्योंकि वो स्टोमक में जा सकता है और कोलैप्स हो सकता है बंदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 93 का ये था, सी। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट, ये है रोगीन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन। बोल रहे हैं रोगीन एक इंस्ट्रूमेंट है, रोगीन जो किस में यूज़ होता है, यूरोलॉजी में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी। तो गाइस इसका आंसर है रोगीन एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस में यूज़ होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब आइज़ की जो प्रोसीजर है उसका, जो ऑपरेट वगैरह उसको करना हो तो उसमें यूज़ होता है ये। ठीक है, तो अब हमारा आ गया 95th क्वेश्चन। इन्होंने पूछा हुआ द मेन एम ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रेससिनेशन। CPR पढ़ा हुआ ना आपने, CPR, इसको क्या बोलते हैं, क्या पता आपको आ जाए कि व्हाट इज़ CPR, तो आपको ऑप्शन दियो, तो इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिनेशन।
ठीक है। इज़ टू रिस्टोर पार्शल फ्लो ऑफ, बोल रहा है कि मेन एम क्या होती है उसकी रिस्टोर करने की, पार्शल फ्लो ऑफ किसका रिस्टोर करने की मेन एम होती है CPR की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड हार्ट, ए बी CO2 इन ब्लड टू द ब्रेन एंड हार्ट, बोथ O2 एंड CO2 इन द ब्लड, O2 और CO2 को क्या करना है, तो डी O2 CO2 एंड नाइट्रोजन इन द ब्लड टू द ब्रेन हार्ट, ये भी नहीं है। अब हमारे पास बचे CO2 इन ब्लड CO2 इन ब्लड टू द ब्रेन एंड हार्ट, CO2 में नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा 95th का वो है ए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है ना ब्रेन को, CO2 वगैरह थोड़ी चाहिए होती है ब्रेन को, ये सारे कट हो जाएंगे, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मेन CPR का मेन एम होती है रिस्टोर करना क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड हार्ट। ठीक है, ये वाला। अब आगे हमारा नेक्स्ट 96, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ए सिट एंड रीच टेस्ट, 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, कूपर्स 12 मिनट रन टेस्ट। तो गाइज इसका सी आंसर है ब्लड प्रेशर टेस्ट। ठीक है, अब आ गया हमारा ये ओजोन के रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफेयर, बोल रहा है कि जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है कहाँ, अपर एटमोसफेयर में, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है, जो अपर एटमोसफेयर में ओजोन प्रेजेंट होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ए इट एनहांसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी इट हैज़ लेड टू द शार्प इंक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, तो ये भी नहीं हो सकता गाइज, इट अब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, या फिर डी इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड रेन एंड अर्बन स्मॉग। तो गाइज इसका मेन जो है आपको पता होगा कि हमें ओजोन लेयर की किससे बचाता है, ओजोन जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से बचाता है, क्योंकि वो हमें स्किन कैंसर काज करती हैं जो और हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनके। तो सी इसका आंसर रहेगा किसका, 97th का। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 98th क्वेश्चन, फॉर अ डिस्टेंडेड नी जॉइंट, वो रहा है एक डिस्टेंडेड नी जॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मोस्ट कंफर्टेबल, और इनमें से कौन सी पोजीशन है जो मोस्ट कंफर्टेबल रहेगी उसके लिए, फुल एक्सटेंशन, 30 डिग्री फ्लेक्शन, 60 डिग्री फ्लेक्शन, 90 डिग्री फ्लेक्शन। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन रहती है 30 डिग्री फ्लेक्शन, यानी कि थोड़ा सा सीधा रखना नहीं। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजर आर द रिजल्ट ऑफ, बोल रहे हैं कि जो सीजर शॉक्स के बारे में पढ़ा था ना हमने, कि ब्रेन को जो है मतलब ब्लड सप्लाई हो जाती है पिछली वीडियो में, तो बंद हो जाती है तो उससे शॉक आ जाता है, और सीजर किसका रिजल्ट है, एन इनवॉलेंट्री ओवर ब्रीथिंग ड्यू टू एक्साइटमेंट, हिस्टेरिया, स्ट्रेस और अदर मोशन, बी डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, सी टेम्परेरी रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, या फिर डी द बर्स्टिंग और ब्लॉकेड ऑफ द आर्टरी दैट टेक्स ब्लड टू द ब्रेन। तो गाइज इसका आंसर जो होगा डिस्टर्बेंस बी होगा इसका आंसर 99 का, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, जब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होती है तो उससे क्या होता है, हमें सीजर आते हैं। ठीक है, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या आता है, हमें वो स्ट्रोक होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा ये 100th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अच्छी लगे शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, आपने या तो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हाउ मैनी स्पाइनल वर्टिब्रे आर फाउंड इन लंबर रीजन ऑफ द ह्यूमन स्पाइन, बोल रहे हैं कि लंबर रीजन जो होता है ह्यूमन स्पाइन का, वो उसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं। तो टोटल वर्टिब्रे मैं आपको बता दूँ ये 33 होते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, अडल्ट होते हो, तो ये 24 बन जाते हैं, क्योंकि कुछ वर्टिब्रे फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये इसमें बोल रहे हैं कि कितने लंबर रीजन को पूछ रहे हैं, एक रीजन पूछ रहे हैं उसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं, ए है 5, बी 3, सी 12, डी 7। तो गाइज इसका आंसर जो रहेगा सही ए रहेगा, 5 वर्टिब्रे होते हैं किसमें, लंबर रीजन में। ठीक है, हमारा जो लंबर रीजन होता है उसमें 5 वर्टिब्रे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम वेवलेंथ फॉर यूवी स्टरलाइजेशन इज, बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम वेवलेंथ है जो यूवी स्टरलाइजेशन के लिए वो कितनी है, ए 250 nm, बी 275 nm, सी 250 nm 240 nm, और डी 280 nm नैनोमीटर। एनएम हो गया गाइज यहाँ पे नैनोमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट है इसका। तो वो रहा कितनी वेवलेंथ है ऑप्टिमम किसके लिए, यूवी स्टरलाइजेशन के लिए, तो ये ए इसका आंसर होगा 250 नैनोमीटर। ठीक है, 102 क्वेश्चन हमारा, द ऑर्गेनिज्म दैट काजिंग मलेरिया इज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया काज करता है, वो बैक्टीरिया है, बी वायरस है, सी फंगस है, डी प्रोटोजोआ है। तो कौन सा काज करता है आपको पता ही होगा, प्लाज्मोडियम विवैक्स जिसका नाम है। ठीक है, वो के डी प्रोटोजोआ। हमने पहले जो MCQ डिस्कस किया है उसके फीमेल मल्टीपल के उसमें बताया कि वो प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप पहली वीडियो भी देख लें। ये हो गया
ये अब हो गया हमारा 103 गामा रेज फॉर स्टरलाइजेशन आज यूजली ड्राइव्ड फ्रॉम। बोल रहे हैं कि गामा रेज हैं जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं वो कहाँ से डिराइव होती हैं, कोबाल्ट 60 से, रेडियम 192 से, मॉलिब्डेनम 99 से, या अमेरिकनम 241 से। तो गाइज मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका ए आंसर है, कोबाल्ट 60 से गामा रेज डिराइव की जाती हैं जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आगे हमारा 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली रिजॉल्व इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोल रहे हैं जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन किसका, किडनी का पार्ट है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक पार्ट होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑब्जॉर्ब हो जाता है, कम्प्लीटली रीजॉर्ब हो जाता है किसमें, इस पार्ट में। सोडियम, बी यूरिया, सी ग्लूकोज, डी वाटर। तो गाइज इसमें क्या होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब आ गया हमारा 105 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा उन्होंने गुड वर्क प्रैक्टिसेस इंक्लूड। बोल रहा है इनमें से कौन सी गुड वर्क प्रैक्टिसेस है। ए स्मेलिंग एंड टेस्टिंग केमिकल्स, ये भी गुड वर्क प्रैक्टिसेस ही नहीं है क्योंकि आप केमिकल स्मेल करोगे या उनको टेस्ट करोगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी। बी नॉट वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर लैब, तो ये भी तो गलत हैबिट है, गुड कहाँ से होगी। कन्फर्मिंग लॉन्ग हेयर एंड लूज क्लोथिंग, देखते हैं ये है कि नहीं। अब डी देखते हैं हम, नर्सिंग यूजिंग कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर। तो आप कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर यूज़ करोगे तो उससे भी टेस्ट वगैरह आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आपको मेन इसमें सी आंसर रहेगा, गुड वर्क प्रैक्टिसेस। आपको ध्यान से ऑप्शन बचना, कितना इजी क्वेश्चन है, आप अपनी जर्नल सेंस से इसको निकाल सकते हो। कन्फाइनिंग लॉन्ग हेयर होता है कि आपके बड़े बड़े अगर बाल हैं तो उनको कन्फाइन करके रखना, उनको जो कैप लगाते हैं सर्जरी वगैरह के टाइम उसको लगा के रखना, ठीक है, बांध के रखना उनको अच्छे से, क्योंकि वो क्या पता नीचे लगे कहीं, ठीक है। या फिर लूज क्लोथ आपने अगर पहने होंगे तो उनको क्या है वो भी गंदे कर आपको कंटेमिनेट वायरस या बैक्टीरिया आपके साथ ले सकते हैं, तो उनको कन्फाइन करके रखना, लूज क्लोथिंग भी और लॉन्ग हेयर को भी। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बाइल इज टू। बाइल आपको पता होगा, बाइल यूज के बारे में आप सुना होगा, कहाँ पे होता है ये, लीवर सेक्रेट करता है हमारा, ठीक है। और स्टोर कहाँ होता है, ब्लड गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। बोले इनका मेन फंक्शन क्या है, ए टू इमल्सिफाई फैट्स, बी इनहांस अब्जॉर्प्शन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सी इनिशिएट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डी प्रोटेक्ट द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है गाइज, मैं बता दूं आपको, बाइल का इमल्सिफाई फैट्स, ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 107। तो गाइज इसमें पूछा हुआ डिफाइब्रिलेटर इज यूज टू। डिफाइब्रिलेटर मैं आपको बता दूं क्या होता है, वो ना हमने हॉस्पिटल में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा, जिसका वो जो मतलब जिसका हार्ट बीट वगैरह बंद हो जाती है तो उसको क्या करते हैं गाइज, उसको ना वो शॉक देते हैं, फिर प्रेस जैसी होती है हाथ से पकड़ से दोनों, उसको डिफाइब्रिलेटर बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका मेन किसके लिए यूज़ होता है, ए इसका दिया हुआ है ए करेक्ट अरिथमियाज। इथीरिया मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट बीट है वो मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं यार उसको, रेगुलर हार्ट बीट होती है, उसको हम अरिथमिया बोलते हैं। बी ट्रांसफर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये भी इसका आंसर नहीं है। सी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स इन सेंस ऑफ ऑटोक्लेव, ये भी नहीं है यार, डिफाइब्रिलेटर इसके लिए नहीं यूज़ होता है। सकिंग ऑफ ब्लड एंड सेक्रेशंस, इसके लिए नहीं यूज़ होता। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो डिफाइब्रिलेटर करेक्ट करने को लिए था रिथमिया से। रेगुलर हार्ट बीट अगर किसी की आ रही है, जहाँ स्टार्टअप पे हार्ट दैट इज़ नॉट बीटिंग, हार्ट बंद हो गया करना, तो उसको नहीं वो शॉक देते हैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके पूरा, ठीक है, वो डिफाइब्रिलेटर से देते हैं। अब आगे हमारा 108 क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं हमें कि जो है बीटा कैरोटीन इज कंसीडर्ड ए प्रीकर्सर टू। तो गाइज मैं बता दूं बीटा कैरोटीन बोल रहे हैं किसके लिए, प्रीकर्सर क्या होता है गाइज, जो हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसके में जो प्रीकर्सर होता है पहले उसको हम जो मतलब जैसे आपकी रिएक्शन होती है, जैसे कार्बन और O2 मिल के CO2 बना देते हैं, तो ये क्या है, प्रीकर्सर हैं किसके, O2 CO2 के, ठीक है। तो इसी तरह प्रीकर्सर बोल रहे हैं विटामिन का, कौन सा इनमें से विटामिन का, बीटा कैरोटीन किस विटामिन का प्रीकर्सर होता है। तो देखा आपको विटामिन के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ए, इनमें से कौन से का प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, विटामिन ए का, डी इसका आंसर रहने वाला 108 का। विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन सा है, बीटा कैरोटीन, आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। अब आ गया 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड टू मेक ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट। तो गाइज मैं आपको बता दूं ऑर्थोपेडिक प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले ऑर्थोपेडिक प्लांट्स का पता होना चाहिए। तो ऑर्थोपेडिक प्लांट्स वो डिवाइसेस होती हैं जो मतलब कहीं हमारी बोन या कुछ टूट जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। जब हमारी बोन टूट जाए उसको सपोर्ट करने के लिए इम्प्लांट यूज़ होता है, उसको हम ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट बोलते हैं। तो आर्थो से आपको आइडिया हो गया, हर बोन के रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल मोस्ट कॉमनली, पॉलीयूरीथेन, स्टेनलेस स्टील, पॉलीथाइलिन, मिथाइल
क्राइलेट, तो इनमें से कौन सा जो है ये यूज़ होता है? तो स्टेनलेस स्टील मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ऐसे टाइटेनियम यूज़ होता है, पर यहाँ ऑप्शन में टाइटेनियम हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है, तो बी इसका आंसर रहेगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट। एक मिनट गाइस, का हो गया, एक मिनट। 1010 काजेज ऑफ हेल्थ केयर एरर इंक्लूड्स, बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर एरर के काजेज इंक्लूड कौन से हैं? ह्यूमन फैक्टर एंड मेडिकल कम्प्लेक्सिटी ओनली, मेडिकल कम्प्लेक्सिटी एंड सिस्टम फेलियर ओनली, सिस्टम फेलियर एंड ह्यूमन फैक्टर्स ओनली, या डी ह्यूमन फैक्टर्स मेडिकल कम्प्लेक्सिटी एंड सिस्टम फेलियर्स। तो बोल रहे हैं कि काजेज ऑफ हेल्थ केयर एरर इनमें से कौन से हैं, मेन कौन से हैं? तो हमें इसका आंसर बताना गाइज, इसका आंसर डी है, ह्यूमन फैक्टर्स मेडिकल कम्प्लेक्सिटी एंड सिस्टम फेलियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहे हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स इन द ओपीडी। बोल रहे हैं वेजाइना और सर्विक्स को ऑब्जर्व करना किसमें ओपीडी में, कौन सा हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? सिम्स स्पेकुलम करेंगे, पिनार्ड्स फीटल स्टेथोस्कोप करेंगे, पुरंडर्स डायलेटर करेंगे, हैगर्स डायलेटर। तो गाइज फार्मासिस्ट के लिए ना इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था, बाकियों के लिए भी आ सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन, पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज इसमें से जो आंसर रहने वाला है ये फर्स्ट है, ए सिम्स स्पेकुलम यूज़ करते हैं ओपीडी में अगर ऑब्जर्व करना हो किसको, वेजाइना या सर्विक्स को। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिजल्ट्स है। गाइस इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट्स इन एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड काज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। वो आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई है, उससे थायराइड जो है ग्लैंड हमारा एनलार्ज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्यूटेर बोलेंगे, स्ट्रिक्चरर्स बोलेंगे, हाइपोकलनीमिया बोलेंगे, सोरेसिस बोलेंगे। तो गाइस इसको ग्यूटायर बोलेंगे हम, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जो हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्यूटायर। ठीक है, अब हमारा आ गया 13 क्वेश्चन। इन्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बोल रहे हैं बैक्टीरिया कौन सी डिजीज काज करेगा इसमें से? तो पोलियो आपको पता, पोलियो वायरस डिजीज है, ये भी नहीं है। हेपेटाइटिस आपको पता, ये भी वायरल डिजीज है, ये भी नहीं है। रिंग बर्म मैं आपको बता दूं, ये फंगल डिजीज है। तो आपके एलिमिनेट हो गए बाकी सारे ऑप्शन, आपके पास क्या बचा? ट्यूबरकुलोसिस। तो गाइस ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया काज करता है ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट करोगे और बताओगे, मैं देखूंगा कि कितने बंदों को याद है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था किसी वीडियो में कि जो ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एमसीक्यू था उसमें, तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो गाइज हमारा कमेंट करें। ये हमारा 114 क्वेश्चन था, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू टेस्ट मोटर रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो मोटर रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी टेस्ट करने के लिए। ट्यूनिंग फॉग, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये डीफनेस चेक करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं है। ओटोस्कोप, रिफ्लेक्स टेस्टिंग हैमर, प्रोटोस्कोप। तो गाइज इसमें से जो है ये रिफ्लेक्स सेक्शन टेस्टिंग हैमर, ये यूज होता है मोटर रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ द बॉडी चेक करने के लिए। ठीक है, अब आ गया हमारा 115 क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द ट्रैकियोटोमी इज टू, बोल रहे हैं ट्रैकोस्टमी हो रहे हैं। ट्रैकोस्टमी का पर्पस मेन क्या होता है? रिस्टोर हियरिंग बाय रिमूविंग स्टेप्स, ये भी नहीं होता। ट्रैकिया के रिलेटेड है गाइस ये। ठीक है, ट्रैकिया यहाँ से वर्ड से ही पता चल रहा है। तो ये स्टेप बोन होती है उसकी ईयर की, तो उसका क्या रिलेटेड है? उसका कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं हमारा। बी प्रोवाइड है ना एयर वे इन केस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये हो सकता है। या फिर सी देखते हैं, रिमूव टॉन्सिल्स, नहीं इसके लिए भी नहीं होता, ट्रैकिया के रिलेटेड है। रिमूव गैग आफ्टर हेमोस्टेसिस, तो ये भी नहीं है गाइज, इसका बी आंसर रहेगा। एक एयर वे प्रोवाइड करती है हमारे किसमें, जो है हमारा ट्रैकिया ना, उसमें छोटा सा एक इंसिजन किया जाता है और पाइप डाल दी जाती है जो हमारा हेल्प करती है हमें उसमें। तो बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसमें ये एयर वे प्रोवाइड करेगी, क्या? ट्रैकियोस्टोमी। अब आगे हमारा 16 क्वेश्चन, इन्होंने पूछा द मेन पर्पस ऑफ पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन टू। बोल रहा है कि पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन उसका मेन पर्पस क्या है? रिड्यूस एडवर्स इवेंट्स, ए बी डेवलप पेशेंट सेफ्टी, सी रिड्यूस एडवर्स इवेंट्स एंड प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, या डी इंक्रीज द नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो गाइज इसका मेन क्या रहेगा? इसका मेन रहता है रिड्यूस एडवर्स, नहीं सॉरी, इसका 116 का मेन जो आंसर रहेगा, हाँ सी, रिड्यूस एडवर्स इवेंट्स एंड प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। ये पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होगा। ठीक है, अब आ गया हमारा ये 170, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स एब्जॉर्प्शन रीचेस टू एन इंक्रीज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा न्यूट्रेंट है जो जिसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ज़्यादा चाहिए होता है? तो भाई गाइज हमने पिछली जो FMPSU की वीडियोज़ डिस्कस की थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा जो है न्यूट्रेंट है जो ज़्यादा चाहिए होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो साल्ट एंड शुगर ये भी नहीं है गाइज, प्रोटीन एंड फैट ये भी नहीं है, कैल्शियम आयरन क्या हो सकता है? ये डी थायमीन एंड सॉर्बिक एसिड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाइस कैल्शियम ज़्यादा, डबल कैल्शियम चाहिए होता है वुमेन को, और आयरन भी ज़्यादा चाहिए होता है। डबल कैल्शियम इसलिए क्योंकि उसके पेट में बेबी डेवलप हो रहा था उनके पेट में,
और उसको उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए डबल कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल 30 चाहिए होगा तो 60 चाहिए होता है, ठीक है। डबल कैल्शियम, ये ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना नहीं चाहिए होता, इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और आयरन भी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि अनीमिया होता है मोस्ट प्रेगनेंट वुमेन्स जो होती हैं, ठीक है, उनमें। तो अब आ गया हमारा 118th क्वेश्चन, इसका 28th क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है। व्हाट गैसेज आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन, बोरा इनमें से कौन सी गैसेज स्टरलाइजेशन के लिए यूज। तो गाइज ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आराम से आप इसका आंसर दे पाओगे। ए फॉर्मल्डेहाइड एंड इथाइल ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी आइसोफ्लोरेन, डी सल्फर। तो गाइज इथाइल ऑक्साइड हमने पीछे पढ़ा था कि ये किसके लिए, स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है कहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। अब आ गया हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। बोरा इनमें से कौन सा वेल्व है जो फ्लो करता है, बैकवर्ड फ्लो स्टॉप करता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। अरोटिक वल्व, पल्मोनरी वल्व, मिट्रल वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व। तो गाइज इसका सी आंसर है, मिट्रल वल्व है, ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूरे हैं, द मेजर प्रीकर्सर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। प्रीकर्सर ही पूछती हैं विटामिन के, पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हम यहाँ से एक ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। वो रहा मेजर प्रीकर्सर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी किससे बनता है, तो गाइज मैं आपको बता दूं विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ए या बी ट्रिप्टोफन, ये तो अमाइनो एसिड है शायद से। सी बीटा कैरोटीन नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये किसका प्रीकर्सर, विटामिन ए का प्रीकर्सर है। या फिर इकोसोपेंटोनोइक एसिड, डी कौन सा आंसर है इसमें से, ठीक है। तो गाइज इसमें से आंसर है कोलेस्ट्रॉल इसका प्रीकर्सर किसका, विटामिन डी का, आप चेता रखें। और बीटा कैरोटीन किसका, विटामिन ए का। तो मैं गाइज बता दूं आप, हमारी बॉडी में दो ही ऐसे विटामिन होते हैं जो दो ही मेनली होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। वो कौन सा, विटामिन ए विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है, और विटामिन के हमारी कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया तो वो बनाता है। तो ये हो गए हमारे 120 क्वेश्चन एमसीक्यूज कंप्लीट। अब 30 एमसीक्यूज बचे, हम वो भी आपको जल्दी वीडियो लेके आएंगे। और उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से दें, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें, थोड़े दिन बच गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।